नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नॉवल। नॉवल का नाम है कत्ल की वारदात, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने और जिसका पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था 1976 में। ये एक सस्पेंस थ्रिलर नॉवल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल की वारदात नॉवल का पहला पार्ट। चैप्टर 1। जरूरत है एक नौजवान, सहृदय, बलिष्ठ निजी सहायक की, जो कम से कम 2 मन वजन बड़ी सहूलियत से उठा लेने की क्षमता रखता हो। प्रार्थी की सेवाएं एक अपंग व्यक्ति के लिए दरकार है। प्रार्थी को हमेशा उसके साथ रहना होगा। समुचित वेतन, भोजन, आवास तथा अन्य सुविधाएं निःशुल्क। आवेदन करें। राजा भवानी सिंह, परिमहल, हरिपुर, राजस्थान। विक्रम को लगभग 1 सप्ताह पहले अखबार में छपा वो विज्ञापन अक्षरश याद था। उसने जेब से निकालकर वो पत्र भी 2 बार पढ़ा, जिसके अंतर्गत उसे इंटरव्यू के लिए आज परिमहल में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। वो राजा भवानी सिंह के बारे में पहले ही पूछताछ कर चुका था। राजा भवानी सिंह किसी पुराने राजपूत हुक्मरानों के वंश के आखिरी चिराग थे। आयु लगभग 50 वर्ष थी। पहली बीवी के स्वर्गवास होने के बाद कोई 1 साल पहले उन्होंने दोबारा शादी की थी। आस औलाद न पहली बीवी से थी और न ही वर्तमान नई बीवी से थी। कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए बड़े तन्हा इंसान थे। हरिपुर कभी उनकी पुश्तैनी जागीर रही थी, इसलिए उसके लगभग उजड़ जाने की संभावना पैदा हो जाने के बावजूद उन्हें उससे बहुत लगाव था। इसलिए वे अपनी जयपुर और दिल्ली में स्थित विशाल कोठियों को छोड़कर परिमहल में रहना पसंद करते थे। बड़े धनवान व्यक्ति थे। तगड़ा प्रीवी पर्स मिलता था और फिर वैसे भी लाखों की चल अचल संपत्ति के स्वामी थे। कोई 5 साल पहले वे एक भयंकर मोटर एक्सीडेंट के शिकार हुए थे। उस एक्सीडेंट में उनकी पहली पत्नी की जान गई थी और उन्हें अपनी एक समूची टांग से हाथ धोना पड़ा था। वे सदा के लिए अपंग हो गए थे। यही नहीं, उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी कटी टांग की ओर वाले कूल्हे की हड्डी में कोई एक विकार आ गया था, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें वहां भयंकर पीड़ा होती थी। डॉक्टरों का कथन था कि उस विकार का ठीक होना असंभव था, बल्कि उस भयंकर दर्द की वजह से कोई पेचीदगी पैदा हो जाने से उनकी जान के लिए भी संकट पैदा हो सकता था। एक्सीडेंट के बाद से ही राजा भवानी सिंह हमेशा के लिए व्हीलचेयर के मोहताज हो गए थे। अपनी निजी सेवा के लिए ही उन्हें एक मेल नर्सनुमा सहायक की जरूरत थी। विक्रम एक 35 साल का हट्टा कट्टा, किसी हद तक खूबसूरत व्यक्ति था। उभरी छाती और फड़कती मांसपेशियां उसके बल और पौरुष की अच्छी शहादत थी। उसके व्यक्तित्व में महिलाओं के लिए एक आकर्षण था, जो उन्हें अनायास ही उसकी ओर खींच लेता था। पहले वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। उसकी डीएसपी की पत्नी उस पर बहुत मेहरबान थी, इसलिए उसके सिफारिश की वजह से जेल जाने से बाल बाल बचा था। केवल नौकरी ही खोकर सस्ता छूट गया था। नौकरी छूटने के बाद से ही उसकी हालत कटी पतंग जैसी हो गई थी। पुलिस की नौकरी में रिश्वतखोरी से कमाए पैसे ने काफी समय तक उसका साथ दिया था, लेकिन आज तक कमाई का कोई साधन न बन पाने की वजह से लगभग सारा नावा पत्ता खत्म हो गया था और फौरन आमदनी की कोई सूरत निकालना बहुत जरूरी हो गया था। अर्थ संकट ने ही उसे उस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रेरित किया था। बुलावा आने पर वो बस द्वारा दिल्ली से हरिपुर पहुंचा था। नौकरी के लिए वो चुना जाएगा या नहीं, ये तो अनिश्चित था ही। ये भी अनिश्चित था कि चुन लिया जाने की सूरत में वो स्वयं वो नौकरी स्वीकार करेगा या नहीं। वो किसी का नौकर चपरासी बनकर रहने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो कोई राजा महाराजा ही क्यों ना हो। अच्छे वेतन के साथ साथ काम की किस्म भी उसे जचनी जरूरी थी। उसे उस नौकरी से कोई विशेष उम्मीदें नहीं थी। वो तो केवल इसलिए चला आया था कि प्रार्थी को आने जाने का किराया राजा भवानी सिंह से हासिल होने वाला था। बस से उतरकर विक्रम ने एक सरसरी निगाह चारों ओर डाली। हरिपुर गांव काली नदी के किनारे बसा हुआ था। 3/4 गांव 2 पहाड़ों के बीच में बनी एक घाटी में बसा हुआ था और बाकी का 1/4 घाटी से अलग जरा ऊंचाई पर बसा था। घाटी के बीच में राजा भवानी सिंह की एक पुश्तैनी हवेली भी थी। आरंभ में वे भी वहीं रहते थे, लेकिन हाल ही में वे हवेली छोड़कर घाटी से काफी परे, काफी ऊंचाई पर बने परिमहल में आ गए थे।
निकट भविष्य में हरिपुर के लगभग उजड़ जाने की संभावनाएं इसलिए पैदा हो गई थी क्योंकि वहां पर सरकार एक बांध बना रही थी। काली नदी का पानी दो पहाड़ों के बीच में बन रहे एक बांध द्वारा रोका जाने वाला था। उसकी वजह से राजा भवानी सिंह की हवेली सहित 3/4 गांव सैकड़ों फुट पानी के नीचे डूब जाने वाला था। हवेली की तरह गांव का वो भाग पहले ही खाली हो चुका था। जल्दी ही सरकार उन इमारतों को तोड़ना आरंभ कर देती और फिर उनके स्थान पर एक विशाल जलागार दिखाई देने लगता। सरकार ने हर जाने के तौर पर उन इमारतों के स्वामियों को तगड़ी नगद धनराशि दी थी। राजा भवानी सिंह को भी हवेली के एवज में लाखों रुपए मिले थे। अपनी पुश्तैनी हवेली को यूं उखड़ते देखना उन पर बड़ा भारी गुजर रहा था, लेकिन वे देश की उन्नति के लिए प्रयुक्त हो रही किसी योजना में रुकावट भी तो नहीं बनना चाहते थे। विक्रम पहाड़ी सड़क पर पैदल चलता हुआ परिमहल पहुंचा। कितनी देर वो परिमहल के विशाल फाटक पर इस उम्मीद में खड़ा रहा कि उसे कोई दरबान या कोई नौकर चाकर दिखाई देगा, लेकिन वहां तो किसी जीवित प्राणी की उपस्थिति का आभास तक नहीं मिल रहा था। अंत में वो फाटक ठेलकर भीतर दाखिल हो गया। एक विशाल लॉन में गुजरते अर्धवृत्ताकार ड्राइववे पर से होता हुआ वो मुख्य इमारत के सामने पहुंचा। परिमहल बड़ी बड़ी बालकनियों में खुलने वाली हवादार खिड़कियों वाली संगमरमर की विशाल टेरेस और सीढ़ियों वाली एक भव्य 2 मंजिली इमारत थी। टेरेस के सामने अर्धनग्न परियों की संगमरमर की प्रतिमाओं से सुसज्जित एक विशाल फव्वारा था जो लगता था एक लंबे अरसे से चला नहीं था। विक्रम सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पर पहुंचा। महल का पहली मंजिल की छत जितना ऊंचा पीतल की कीलों से जड़ी आबनूस की काली लकड़ी का एक बना विशाल मुख्य द्वार बंद था। फिर उसे चौखट में लगा एक नन्हा सा कॉल बेल का पुश दिखाई दिया। उसने बटन दबाया। भीतर कहीं घंटी बजने की मध्यम सी आवाज आई। उसे तनिक राहत महसूस हुई। परिमहल में आधुनिकता का कम से कम एक लक्षण तो दिखाई दे रहा था। वहां बिजली थी। थोड़ी देर बाद मुख्य द्वार निशब्द खुला। द्वार पर एक लगभग 45 साल की भारी भरकम औरत प्रकट हुई। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से विक्रम की ओर देखा। मेरा नाम विक्रम है, मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूं। उसने जेब से राजा भवानी सिंह की लिखी चिट्ठी निकालकर उसे दिखाई। उस औरत ने चिट्ठी की ओर झांका तक नहीं। उसने विक्रम को भीतर आने का संकेत किया। विक्रम भीतर दाखिल हुआ। उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। एक रेलवे प्लेटफॉर्म जितने विशाल हॉल में से होती हुई वो उसे एक गलियारे में ले आई। यहीं ठहरो, वो भावीन स्वर में बोली। विक्रम ठिठक गया। औरत गलियारे में दिखाई दे रहे कई दरवाजों में से एक के भीतर दाखिल हो गई। विक्रम सोचने लगा। अजीब ठिठका ठिठका सा बीमार माहौल था। वातावरण से जीवन का आभास ही नहीं मिल रहा था। लगता था जैसे वो किसी खूबसूरत कब्रिस्तान में आ गया था। अभी तक उसे एक प्राणी के दर्शन हुए थे और वो चाबी लगा खिलौना मालूम हो रहा था। कैसा पत्थर की तरह बेहिस चेहरा था उस औरत का। हरामजादी के सामने विक्रम की जगह कोई प्रेत भी आ खड़ा होता तो चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। विक्रम को लगा कि उसे वो नौकरी पसंद नहीं आने वाली थी। कितनी देर हो गई लेकिन वो औरत दोबारा गलियारे में प्रकट नहीं हुई। विक्रम का जी चाहा कि वो बिना इंटरव्यू के ही वहां से चल दे। अगर उसे राजा भवानी सिंह से आने जाने का किराया ना हासिल होने वाला होता तो शायद वो चला ही जाता। तभी दरवाजा खुला और गलियारे में वो औरत प्रकट हुई। उसने विक्रम को संकेत किया। विक्रम लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा। औरत के संकेत पर वो खुले दरवाजे से भीतर दाखिल हो गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने देखा वो एक विशाल बेडरूम था। वहां चांदी के पायों वाला एक इतना बड़ा पलंग बिछा हुआ था कि 7-8 आदमी उस पर इत्मीनान से सो सकते थे। पलंग के समीप एक व्हीलचेयर पर एक रोबदार व्यक्ति बैठा था और वही शायद राजा भवानी सिंह था। वो एक चाइना सिल्क का कीमती ड्रेसिंग गाउन पहने हुए था। उसके शरीर का कमर से नीचे का भाग एक कंबल से ढका हुआ था। विक्रम आदरपूर्ण ढंग से उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं अखबार में छपे आपके विज्ञापन के जवाब में। हाँ, वो बोला, हम राजा भवानी सिंह हैं। तुम्हारी सेवाएं हमारे लिए दरकार हैं। विक्रम चुप रहा। राजा भवानी सिंह की पैनी खोजपूर्ण निगाह उसके सिर से लेकर पांव तक फिर गई। वो बोला, पहले क्या काम करते थे? फौज में था, इंजीनियरिंग कोर में मैकेनिक। विक्रम साफ झूठ बोलता हुआ बोला। तुम्हारे आवेदन पत्र के अनुसार उम्र तो तुम्हारा कोई ज्यादा नहीं है। इतनी जल्दी तुम्हें फौज से अवकाश कैसे प्राप्त हो गया? मेरे रिसेपरेटरी सिस्टम में कुछ विकार उत्पन्न हो गया था, इसलिए मुझे समय से पहले रिटायर कर दिया गया था। अब ठीक हो? जी नहीं, लेकिन वो विकार फौज के विधान के अनुसार आपत्तिजनक था। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ क्षण चुप्पी रही। न जाने क्यों एकाएक विक्रम बेचैनी का अनुभव करने लगा था।
उसे लग रहा था भवानी सिंह की नौकरी उसे रास नहीं आने वाली थी। वो तो बड़ा सख्त मिजाज और रूखा आदमी मालूम होता था। इतने बड़े महल में उसे अभी तक दो इंसानों के दर्शन हुए थे। एक आध कोई नौकर चाकर और होगा। बीवी उसकी पता नहीं यहाँ रहती थी या कहीं और। वो तो बड़ी चहल पहल, रौनक और शानो शौकत वाली जगह कल्पना करता हुआ वहां पहुंचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस माहौल में सामने बैठे अपंग के साथ 24 घंटे भी गुजार पाना उसे गवारा होता। विज्ञापन से तुम्हें काम का अंदाजा तो हो ही गया होगा, राजा बोला। हम अपंग हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की हर क्षण जरूरत होती है जो हर क्षण हमारा हर प्रकार का ख्याल रख सके। जैसे तुम्हें हमें व्हील चेयर से उठाकर पलंग पर लिटाना होगा, हमें कार में सवार कराना होगा, हमारी कार भी चलानी होगी। वैसे तो ये व्हील चेयर भी छोटी मोटी कार ही है, ये पेट्रोल से चलती है। हमने अपने लिए विशेष रूप से लंदन से मंगवाई है, लेकिन फिर भी कभी कभार इसे धकेलने के लिए सहायक की जरूरत होती है। तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ, विक्रम बोला और फिर उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। लेकिन आज तक आपका काम कैसे चल रहा था? पहले एक आदमी था हमारे पास, लेकिन उसने हमें नोटिस दे दिया है। क्यों? उसे यहाँ का रहन सहन रास नहीं आया। यहाँ की तन्हा जिंदगी से बोर हो गया था, घबराकर भाग गया। मैं ही कौन सा यहाँ टिकने वाला हूँ, विक्रम मन ही मन बोला। तुम कार चलाना जानते हो? जी हाँ। गुड, हमें उठाकर पलंग पर लिटाओ। विक्रम आगे बढ़ा। बड़ी सहूलियत से उसने राजा को अपनी बलिष्ठ बाहों में उठा लिया। उसके कुर्सी से ऊंचा होते ही कंबल उसके पहलू से सरक गया और विक्रम को टांगों के जोड़ के स्थान से आगे बाएं टांग के स्थान पर अधर में लटकता पजामे का खाली पहुंचा दिखाई दिया, जिसमें से एक ठूंठ से का आभास मिल रहा था। विक्रम उसे उठाए जैसे अंडों पर चलता हुआ पलंग के समीप पहुंचा। उसने राजा को यूं संभाल कर पलंग पर लिटाया जैसे वो कोई अपाहिज नहीं, उसकी नवविवाहित पत्नी हो और वो डोली में से उठाकर सीधा सुहाग सैया पर लाया हो। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव उभरे। गुड, अब हमें वापस व्हील चेयर पर बिठाओ। पहले जैसी सावधानी से विक्रम ने उसे पलंग से व्हील चेयर पर पहुंचा दिया। ठीक है, राजा बोला, हमें तुम्हारा काम पसंद आया। हम तुम्हें नौकरी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं, विक्रम के मुंह से निकलता निकलता रह गया। जरा तनख्वाह का भी जिक्र सुन लो, उसने सोचा। हर्ष क्या है? तनख्वाह कितनी मिलेगी? प्रत्यक्ष उसने पूछा। 300 रुपए। आवास, भोजन, कपड़े तथा महल में उपलब्ध अन्य प्रकार की सुविधाएं मुफ्त। विक्रम चुप रहा। तुम्हारी जानकारी के लिए अपने पहले कर्मचारी को, जो कि पिछले 5 साल से, जब से हम अपाहिज हुए हैं तभी से हमारी सेवा में था, हम 225 रुपए देते थे। विक्रम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। वैसे अगर तनख्वाह के मामले में तुम्हारा कोई विशेष आग्रह है तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं। तनख्वाह के जिक्र की उस पर कोई प्रतिक्रिया ना होती देखकर राजा बोला, तुम हमें जज गए हो, हम तुम्हें ज्यादा तनख्वाह भी दे सकते हैं। विक्रम ने सोचा कि वो क्या ही डाले कि उसे वो नौकरी नहीं जची थी। जी, दरअसल बात यह है कि वो निर्णयात्मक स्वर से बोला कि मैं। उसी क्षण बगल का एक दरवाजा खुला। विक्रम बोलते बोलते रुक गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे से मुश्किल से 25 साल की एक इतनी खूबसूरत युवती ने भीतर कदम रखा कि विक्रम की आंखें चौंधिया गई। ऐसी जवानी और खूबसूरती उसने जिंदगी में नहीं देखी थी। उसे यूं अनुभव हुआ कि जैसे वो बीमार सा लगने वाला भूता महल एकाएक उसके आगमन से ही जगमग जगमग कर उठा हो। युवती एक क्षण के लिए दरवाजे के पास ठिठकी। उसने एक सरसरी निगाह विक्रम पर डाली और फिर ऐसी मदमाती चाल से चलती हुई वो राजा भवानी सिंह की ओर बढ़ी कि विक्रम का कलेजा मुंह को आने लगा। वो मुंह बाए उसे देखे जा रहा था। पैरों की धमक से उसके यौवन कलश धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे डोल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूचाल के आगमन से पहले धरती हिलती है। कुलों में ऐसी थिरक पैदा हो रही थी जैसे वो चल न रही हो, संगीत की ताल पर नाच रही हो। कदम आगे बढ़ाती थी तो उभरी हुई पृष्ठ जांघें कपड़ों से भी नुमायां हो उठती थी। कौन थी वो परी? युवती व्हील चेयर पर बैठे राजा भवानी सिंह की बगल में आ खड़ी हुई। राजा भवानी सिंह की एक बांह उठी और सांप की तरह युवती की मुट्ठी भर कमर से लिपट गई। युवती का शरीर धीरे से एक बार कांपा और फिर स्थिर हो गया, या शायद विक्रम को ऐसा लगा ही था। फिर युवती के चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कुराहट उभरी। ये मेरी धर्म पत्नी है, राजा भवानी सिंह बोला। चंदा। चंदा? विक्रम होठों से बुदबुदाया। उस एक क्षण में उसकी जिंदगी का सारा नक्शा बदल गया। उस एक क्षण में उसकी जिंदगी ने इतनी बड़ी करवट बदली कि काया पलट हो गया। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? राजा भवानी सिंह बोला। अगर तुम ज्यादा तनख्वाह चाहते हो तो। जी, मुझे ये नौकरी मंजूर है, विक्रम व्यग्र स्वर से बोला।
हामी भरते ही उसने आशापूर्ण नेत्रों से राजा विक्रम सिंह की ओर नहीं, चंदा की ओर देखा, जैसे वो उससे अपने फैसले की कोई शाबाशी हासिल करने की उम्मीद कर रहा हो। उसे यह देखकर बड़ी मायूसी हुई कि चंदा के चेहरे पर ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं हुआ था। उसकी पैनी दृष्टि एक क्षण के लिए विक्रम के चेहरे पर ठिठकी थी और फिर परे भटक गई थी। गुड, राजा भवानी सिंह कह रहा था, हम तुम्हारी तनख्वाह 350 रुपये अभी से कर रहे हैं, जल्दी हम उसे बढ़ाकर 400 कर देंगे। विक्रम ने जैसे सुना ही नहीं। उसने कोई तनख्वाह की वजह से उस नौकरी के लिए हामी थोड़ी ही भरी थी। विक्रम पर निगाह पड़ते ही चंदा के भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कैसा लंबा ऊंचा बांका नौजवान था। किसी लड़की को अपनी बलिष्ठ बाहों में दबोच ले तो उसके जिस्म का एक एक जोड़ खोलकर रख दे। अगर वो महल में टिक गया तो उसकी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ सकती थी। लेकिन पता नहीं राजा साहब को पसंद भी आने वाला था या नहीं, और राजा साहब को अगर वो पसंद आ जाए तो कहीं वो ही वहां के बोर वातावरण में टिकने से इनकार ना कर दे। शायद ना करे। उस पर निगाह पड़ते ही कैसे लार सी टपकने लगी थी उसकी। फिर उसके मुंह से नौकरी की स्वीकृति निकलते ही चंदा ने चैन की सांस ली। प्रत्यक्ष ना तो उस स्वीकृति की उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और ना ही उसने विक्रम में कोई दिलचस्पी दिखाई, लेकिन मन ही मन वो अभी से एक बड़ी रंगीन जिंदगी के सपने देखने लगी। उसकी राजा भवानी सिंह से शादी ने जहां उसके जीवन की कई महत्वाकांक्षाएं पूरी की थी, वहीं कई मामलों में उसे मायूसी और हताशा का भी सामना करना पड़ा था। वो मान मर्यादा से एकदम कोरे गरीब माँ बाप की गरीब लड़की थी, इसलिए बचपन से ही जो सबसे रंगीन सपना वो देखती आ रही थी वो दौलत का था। आरंभ से ही उसको दो ही चीजों की कामना थी, दौलत की और बेहद मोहब्बत करने वाले मर्द के पहलू में गुजरती रंगीन जिंदगी की। राजा साहब से शादी करने से उसकी पहली इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन दूसरी इच्छा ना आज तक पूरी हुई थी और ना होने के आसार नजर आ रहे थे। चंदा एक बेहद घिनौने माहौल में पलकर बड़ी हुई थी। उसकी माँ पेशा करती थी और बाप शराबी था। बाप का नशा तभी टूटता था जब वो गिरफ्तार करके जेल की 4 दीवारी में पहुंचा दिया जाता था। दुनिया की निगाहों में वो चंदा का बाप था, लेकिन वास्तव में उसका बाप कौन था ये उसकी माँ को भी ठीक से नहीं मालूम था। जिस दिन से चंदा को दीन दुनिया की समझ आनी शुरू हुई थी, उसी दिन से उसने अपने माँ बाप से, विशेष रूप से माँ से नफरत हो गई थी। इसलिए पहले दिन से ही उसके मन में ख्याल घर कर गया था कि वो पहला मौका हाथ में आते ही झोपड़पट्टी की उस नरक जैसी जिंदगी से किनारा करने की कोशिश जरूर करेगी। जलालत और गरीबी की उस जिंदगी से निजात पाने के लिए वो कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार थी। वैसे कुर्बान करने के लिए उसके पास था ही क्या, सिर्फ जिस्म, जिसकी कदर उसे जरूरत से जल्द ही हो गई थी। भगवान की महिमा थी कि झोपड़पट्टी की गंदगी में भी उसका रूप ऐसा परवान चढ़ा था कि जो देखता था दीवाना हो जाता था। माँ उसको जवान होती देखती थी तो समझती थी कि उसकी कोई फसल तैयार हो रही है, मौका आने पर जिसे काट कर वो मालामाल हो जाएगी। लेकिन वास्तव में जब मौका आया और उसने चंदा पर अपना इरादा जाहिर किया तो चंदा ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर अपनी माँ की वो धुनाई की कि माँ की आत्मा त्राही त्राही कर उठी। उस दिन के बाद जब तक वो झोपड़पट्टी में रही, उसकी माँ उससे निगाह मिलाने की ताब न ला सकी। वो लड़की से यूं डरने लगी जैसे वो उसे कच्चा ही तो चबा जाएगी। लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं था कि चंदा बड़ी नेक नियत और सच्चरित्र लड़की थी। नियत उसकी बचपन से ही खराब थी, विशेष रूप से रुपए पैसे के मामले में, और सच्चरित्र तो वो हरगिज नहीं थी। आरंभ से ही उसने एक सिद्धांत बनाया था कि अगर शारीरिक सुंदरता का सौदा करके कोई फायदा उठाया जा सकता था तो वो फायदा उसे, सिर्फ उसे होना चाहिए था, ना कि उसके माँ बाप को या किसी और को। अगर कोई एक मादक मुस्कुराहट के बदले में उसे चॉकलेट खिला देता था, या चुंबन के बदले में उसे आइसक्रीम हासिल हो सकती थी, या एक पाउडर के डिब्बे या नेल पॉलिश की शीशी या एक अंगिया के बदले में कोई कुछ क्षण उसके गिरेबान में हाथ डाल लेना चाहता था, तो वो इसे घाटे का सौदा नहीं मानती थी। जिस्म पर जवानी के फूल खिलने के बाद से ही वो निरंतर ऐसे छोटे मोटे सौदे करती रही थी। ऐसे ही जोड़ तोड़ कर करके उसने बिना किन्हीं साधनों के मैट्रिक पास कर ली। हालांकि मैट्रिक के उस सर्टिफिकेट की उसे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। इम्तिहान में नकल करने की सुविधा हासिल करने के लिए उसे अपने सेंटर के अधेड़ सुपरवाइजर को अपने कौमार्य की भेंट चढ़ानी पड़ी थी। ये उसके जीवन का पहला सबसे बड़ा सौदा था जिसमें उसे कम से कम घाटा नहीं हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद वो एक अधेड़ आयु के रईस विधुर के छोटे छोटे 3 बच्चों की गवर्नेंस नियुक्त हो गई और अपने माँ बाप की इच्छा अनिच्छा की तनिक भी परवाह किए बिना उस परिवार के साथ बंबई चली गई। वहां उसे बच्चों की देखभाल के साथ साथ बच्चों के बाप का भी ख्याल करना पड़ता था। बच्चे सो जाते थे तो वह बच्चों के बाप के बेडरूम में तलब कर ली जाती थी। चंदा को 2 वजहों से उस सिलसिले से कोई ऐतराज नहीं था।
एक तो पिताश्री वैसे ही नपुंसकता की आखिरी हद तक पहुंचे हुए थे, इसलिए कोई भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं थे। बस केवल हाथ वाथ फेर कर ही संतोष कर लेते थे। और दूसरे असली खानदानी रईस थे, इसलिए बहुत दयानतदार थे। उनकी मेहरबानी से चंदा बढ़िया से बढ़िया खाती थी और बढ़िया से बढ़िया पहनती थी। उसी दौर में उसे उन दो चीजों की ललक लगी जिनके बिना आज भी उसे जीना दुश्वार लगता था, दौलत और हमबिस्तर होने के लिए कोई हट्टा कट्टा नौजवान मर्द। अपनी पहली इच्छा पूरी करने के लिए उसने बच्चों के बाप को यहाँ तक उकसाया कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन बुजुर्गवार कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। जो चीज उन्हें वैसे ही हासिल थी उसके लिए वे शादी जितनी बड़ी कीमत क्यों अदा करे। सेक्स के मामले में बुजुर्गवार बदनीयत जरूर थे, लेकिन वैसे वे भले और नेक नियत आदमी थे। उन्होंने चंदा को सबसे बड़ा लाभ ये पहुंचाया कि उन्होंने उसे टाइप और शॉर्ट हैंड सिखाने का इंतजाम कर दिया, और अपने इसी ज्ञान की वजह से और बुजुर्गवार की निजी सिफारिश से वो दिल्ली के एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट नियुक्त हो गई। बुजुर्गवार को गवर्नेंस की नौकरी से चंदा को मजबूरन अलग करना पड़ा था, क्योंकि बाद में उन्होंने अपने बराबर के एक खानदान में दोबारा शादी कर ली थी और नई बहू को घर में जवान जहान गवर्नेंस की, विशेष रूप से ऐसे प्रतिद्वंदी की जो उसे कई गुना अधिक खूबसूरत थी और मालिक की मुंह लगी थी, मौजूदगी कतई पसंद नहीं थी। होटल की नौकरी के दौरान चंदा ने लोगों को खुश करने और रिझाने के और भी कई लटके सीखे। उसने अपनी आंतरिक भावनाओं पर बड़ी खूबसूरती से पर्दा डालना सीखा। लोगों की निगाह में वो एक बड़ी ही सरल चित्त, खुश मिजाज और मीठा बोलने वाली लड़की थी, लेकिन वास्तव में दिखावे के उस व्यवहार के पीछे एक बेहद चालाक, मतलब परस्त और हरजाई लड़की का चेहरा छुपा हुआ था। होटल की नौकरी में उसे बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने पढ़ने का मौका मिलता था। खुद ने उसे ऐसा रूप दिया था और खुद उसने ऐसी लुभावनी अदाएं सीखी थी कि कोई उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। प्रभावित किया, उसे देखकर लोग साफ साफ लार टपकाने लगते थे और उसे हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ लगाने लगते थे। आरंभ में तो चंदा को हालात बड़े आशाजनक लगे। उसे लगा कि वो बड़ी सहूलियत से किसी रईस खानदान के चिराग को अपने पर जी जान से आशिक करवाने में कामयाब हो जाएगी, फिर शादी और उसके बाद जिंदगी भर ऐशो आराम। लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि आशिकी के ऐसे किस्से फिल्मों और घटिया सामाजिक उपन्यासों में ही संभव थे। हकीकत में मोहब्बत लोग लड़की के रुतबे और खानदान को गज की तरह नाप कर करते थे। हाँ, चंदा जैसी साधारण स्तर की लेकिन रूपवती लड़की को अपने बिस्तर में घसीटने के लिए मोहब्बत का नाटक जरूर करते थे। जिन नौजवानों ने उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनमें से कुछ ने उसके साथ बड़े लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन उन वादों का खोखलापन किसी बच्चे से भी छुपा रहने वाला नहीं था। चंदा उनके काबू में नहीं आई। कुछ ने उसे कीमती उपहारों से और एक बड़ी रंगीन जिंदगी के सब्ज बाग दिखाकर रिझाना चाहा, लेकिन उन्हें भी मायूसी का ही सामना करना पड़ा। कुछ अपेक्षाकृत ईमानदार लोगों ने साफ साफ ही उसे अपनी रखेल बनाकर रखने की इच्छा प्रकट की, यानी कि खूबसूरत फ्लैट, अच्छी मासिक रकम और हर प्रकार की सुख सुविधा, लेकिन शादी नहीं। उन्हें भी इंकार ही किया। अंत में थक हार कर चंदा इसी नतीजे पर पहुंची कि दुनिया बड़ी चालाक हो गई थी। कोई रईस नौजवान उस जैसी साधारण स्तर की लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार होने वाला नहीं था। बड़ी मायूसी के साथ उसने ये अनुभव किया कि उसके जीवन की दो सबसे बड़ी आकांक्षाएं एक ही पुरुष से पूरी होने वाली नहीं थी। अगर कोई रईस नौजवान फंस जाता तो उसे दौलत भी हासिल हो जाती और हम बिस्तर होने के लिए हट्टा कट्टा नौजवान मर्द भी। तब उसके मस्तिष्क में अपनी दोनों इच्छाएं दो विभिन्न पुरुषों से पूरी करने का इरादा पनपा। उसने अब अधेड़ आयु के विदुर रईसों पर निगाह रखनी आरंभ की। उन्हीं दिनों राजा भवानी सिंह उस होटल में आकर ठहरा। उसके लिए ग्राउंड फ्लोर का एक स्वीट विशेष रूप से तैयार किया गया। होटल के बाकी स्टाफ के साथ साथ मैनेजर ने भी उसे निर्देश दिया कि राजा भवानी सिंह का हर प्रकार से पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। राजा भवानी सिंह वहां 3 महीने के लिए रहने आया था। अपनी टांग कटने के बाद से उत्पन्न कुल्हे के विकार की वजह से हाल ही में उसे भयंकर यातना का सामना करना पड़ा था और सुनने में आया था कि वो मरता मरता बचा था। उसके डॉक्टर ने उसे कम से कम 3 महीने संपूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था। राजा के कथा अनुसार वैसा संपूर्ण विश्राम दिल्ली में स्थित उसकी कोठी में संभव नहीं था, क्योंकि वहां उसे अपनी दिवंगत पत्नी के बड़े डरावने सपने आते रहते थे। नर्सिंग होम में वो रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने होटल में ही आना मुनासिब समझा, ताकि वहां की चहल पहल में उसकी थोड़ी बहुत दिलजोई भी होती रहे। जल्दी ही चंदा ने राजा के जागीर सिंह नाम के निजी सहायक से उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। उसे राजा की लाखों की संपत्ति की खबर लगी। ये मालूम हुआ कि जब से मोटर एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मरी थी और वो अपंग हुआ था, तब से वो बहुत तन्हाई महसूस करने लगा था और उदास रहने लगा था।
उसे यह भी संकेत मिला कि हालांकि वो सूरज से बड़ा हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त लगता था, लेकिन कुल्हे में उत्पन्न भयंकर विकार की वजह से उसकी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती थी। चंदा को लगा जैसे खुदा ने एकदम तैयारशुदा मौका खास उसके लिए भेजा था। उसने राजा की निगाहों में आने की जी जान से कोशिश आरंभ कर दी। वो जानबूझकर राजा के सामने आने के, उससे वार्तालाप के अवसर उत्पन्न करने लगी। अपने प्रारंभिक प्रयत्नों में वो पूरी तरह सफल रही। 2 ही सप्ताहों में वो राजा के विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई। उसके व्यक्तित्व में ऐसी चुंबकीय शक्ति तो थी कि जो एक बार आंख भरकर उसे देख ले वो खींचा चला आए, और ऊपर से उफनता हुआ यौवन। राजा भवानी सिंह तक उसकी आंच पहुंचे बिना ना रह सकी। उसकी क्या मजाल थी कि वो उस देवताओं के सहवास के योग्य दुर्लभ स्त्रीत्व से निर्लिप्त रह पाता। वो चंदा की तरफ खींचा तो खींचता ही चला गया। चंदा को मर्दों को रिझाना और ऐसी स्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाना खूब आता था। उसने राजा को ढील दे देकर खींचा, खींच खींच कर ढील दी। अगले 2 महीनों में राजा साहब चंदा के सम्मोहन में इस बुरी तरह बंध गए कि अगर एक दिन भी चंदा उन्हें दिखाई ना देती या वो उससे बातें ना कर पाते तो वो भारी छटपटाहट का अनुभव करने लगते। अब उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा था कि अगर उनके सूने जीवन में कोई बाहर ला सकता था तो वो चंदा थी। लेकिन क्या वो एक अपंग से शादी करना स्वीकार करेगी? पूछ देखने में क्या हर्ज है। उसके वहां से रवाना होने से कोई 10 दिन पहले एक शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद जब चंदा दुआ सलाम करने के इरादे से उनके स्वीट में आई तो राजा भवानी सिंह ने बड़ी हिम्मत करके अपने मन की इच्छा चंदा पर प्रकट की। चंदा का कलेजा बल्लियों उछलने लगा। इसी मुबारक दिन का तो वो इंतजार कर रही थी। उसे तो इस बात ने मायूस कर दिया था कि रवानगी का वक्त आ गया था और अभी तक राजा साहब ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया था। मन में उमड़ती खुशी को उसने बड़ी चतुराई से छुपाया और फिर यूं गंभीर हो गई जैसे राजा साहब ने उसके सामने कोई भारी समस्या खड़ी कर दी हो। चंदा का ये रुख देखकर राजा साहब का कलेजा मुंह को आने लगा, कहीं इनकार ना हो जाए। उन्हें क्या मालूम था कि चंदा की तो ढील देकर खींचने की आदत थी। चंदा बड़े कठिन स्वर से इतना कह पाई कि वो कल जवाब देगी, लेकिन अगले दिन न जवाब आया और न होटल में चंदा आई। राजा साहब का तो जैसे सपनों का महल धराशायी हो गया। तीसरे दिन चंदा तो नहीं आई, लेकिन उसका फोन आया। उसने फोन पर राजा साहब को बताया कि वो उनसे शादी को तैयार थी। चंदा होटल में फिर नहीं लौटी। इकरार से अगले दिन ही राजा भवानी सिंह ने कोर्ट में चंदा से शादी कर ली। राजा भवानी सिंह से शादी चंदा के जीवन के एक बहुत बड़े मिशन की कामयाबी थी। राजा साहब ने उसे सिर माथे पर बिठाया। उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे शानदार और कीमती जेवर बनवा कर दिए कि चंदा की आंखें चौंधिया गई। ऐसी ऐसी पोशाकें सिलवा कर दी जो रानियों महारानियों को ही शोभा देती थी। धन लुटाने की ऐसी खुली छूट दी कि चंदा बौखला कर रह गई। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। पहली गड़बड़ तो तब हुई जब राजा ने दिल्ली की कोठी छोड़कर हरिपुर की परी महल में रहने का फैसला कर लिया। चंदा ने एक निगाह हरिपुर पर डाली तो उसका दिल डूबने लगा। वो यहाँ रहेगी। वो तो ऊंची सोसाइटी की तितली बनकर रहना चाहती थी। वो तो ऊंचे दर्जे के लोगों की तारीफी निगाहों की हकदार बनना चाहती थी। वो तो अपने रूप और यौवन की ज्वाला से नौजवान दिलों को झुलसाना चाहती थी और खुद अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। क्या ये सब उस बीमार से लगने वाले गांव में और उस भूते से परी महल में संभव था? सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने राजा साहब को बहुत समझाया कि वे यहाँ रहने का इरादा छोड़ दे। अगर उन्हें दिल्ली पसंद नहीं थी तो जयपुर से ही, वो भी नहीं तो किसी और बड़े शहर में जा सकते थे। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। ऐसे मामलों में वो बहुत सख्त मिजाज और दबंग आदमी था। वो अपनी बात काटी जानी पसंद नहीं करता था। उसने निर्णयात्मक स्वर से कह दिया कि उसने हरिपुर में ही रहना था। उसके लिए वहीं की आबो हवा ठीक थी। चंदा ने भी मन मसोस कर अपनी जिद छोड़ दी। उसे ये भी भय था कि कहीं राजा साहब को संदेह ना हो जाए कि वो क्यों बड़े शहर में रहना चाहती थी। मन के आक्रोश और तड़प पर पूरी तरह पर्दा डालकर उसने एक बेहद निष्ठावान पत्नी की तरह राजा भवानी सिंह के साथ परी महल में रहना आरंभ कर दिया। उसने कार चलानी सीख ली थी, जिस पर वो कभी कभार शहर चली जाया करती थी। वो उसके मनोरंजन का इकलौता साधन था। हरिपुर में वह तमाम दिक्कतें तो थी जो एक छोटी जगह पर होती है। सबसे दुखदाई बात यह थी कि वहां नौकर चाकरों की भी सुविधा नहीं थी जो शहर में संभव थी। नौकरों के नाम पर परी महल में स्थायी रूप से केवल जागीर सिंह ही रहता था, क्योंकि उसके बिना तो राजा साहब का गुजारा ही नहीं था। एक कोई 45 साल की भारी भरकम औरत फुलवती थी जो शनिवार के अलावा रोज सुबह गांव से परी महल आती थी और शाम को अंधेरा होने के बाद जाती थी। फूलवती रसोई के सारे काम के अलावा गृहस्थी के छोटे मोटे तमाम काम करती थी। हर तीसरे दिन सुबह लच्छू नाम का एक आदमी आता था जो घर को झाड़ बुहार जाता था और कपड़े वगैरह धो जाता था। परी महल में टेलीफोन था।
महीने में 4-5 बार राजा साहब टेलीफोन करके शहर के ऊंचे समाज के कुछ आधार स्तंभों को परी महल में आमंत्रित कर लेते थे। एक छोटी मोटी पार्टी का आयोजन हो जाता था और परी महल में थोड़ी रौनक हो जाती थी। उसके अलावा केवल राजा साहब का डॉक्टर ही कभी सप्ताह में 2 बार तो कभी 1 बार उनके चेकअप के लिए आता था। ये थी परी महल की जिंदगी। राजा साहब इससे पूरी तरह से संतुष्ट थे और प्रत्यक्ष उन्हें चंदा के व्यवहार में भी शिकायत वाली कोई बात नजर नहीं आती थी। चंदा उनके साथ पूरी मोहब्बत से पेश आती थी और जी जान से उनकी सेवा करती थी। इस दिखावे का जल्दी ही चंदा को बहुत बड़ा फल मिला। तो दोस्तों, ये था कत्ल की वारदात नॉवल का पहला अध्याय। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।